प्यारे बच्चों नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल जय क्लासेस पर। हम आपको टॉपिक पढ़ा रहे हैं कंपनी के गवर्नर जनरल और संपूर्ण भारत के गवर्नर जनरल और फिर वायसराय। तो कल के टॉपिक में हमने पढ़ा था 1757 में रॉबर्ट क्लाइव कंपनी का बंगाल का पहला गवर्नर बनता है। उसके पश्चात में हमने पढ़ाया 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट लगा और वहाँ से दूसरा व्यक्ति एज ए गवर्नर ऑफ इंग्लिश सिस्टम यानी पूरी इंग्लिश रियासत का गवर्नर बनेगा। ठीक है, और उसके पश्चात वो बनेगा वारेन हेस्टिंग्स। उसके पश्चात फिर मैंने आपको पढ़ाया कि 1833 के अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल जो इंग्लिश रियासत का था उसे संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल माना गया और वो व्यक्ति बना लॉर्ड विलियम बेंटिंक। ठीक है, आज आप जानेंगे कि अब भविष्य में यही पद फिर वायसराय बन जाएगा। तो कल हमने आपको 1836 तक पढ़ा दिया था। 1836 के पश्चात आएगा लॉर्ड ऑकलैंड। से 1842 तक ये गवर्नर जनरल के पद पर है। इसके टाइम पीरियड में खास बात क्या हुई बच्चों? इसके टाइम पीरियड में प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध, जिसमें अंग्रेज विजयी हुए और अफगान पर, ये पहला महत्वपूर्ण काम। दूसरा ये हुआ भारतीय विद्यार्थियों को मेडिकल की पढ़ाई के लिए ब्रिटेन की संसद से ब्रिटेन जाने की अनुमति मिली। ये भी महत्वपूर्ण कार्य हुआ। और क्या काम किया इसने? एक महत्वपूर्ण काम ये किया बच्चों, इसने जीटी रोड की मरम्मत करी। जीटी रोड जानते हैं ना? इसने जीटी रोड की मरम्मत की। ये तीन काम महत्वपूर्ण है लॉर्ड ऑकलैंड के। इसके बाद लॉर्ड एलिनब्रो 2 वर्ष के लिए आए, 1842 से 1844। क्या काम होता है इनके टाइम पीरियड में? एक काम तो ये होता है कि द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध होगा। द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध, और इस युद्ध का महत्वपूर्ण परिणाम यह होगा अंग्रेजों के लिए कि इस युद्ध में अंग्रेज विजयी होंगे और अफगान हारेंगे और अंग्रेजों का अधिकार हो जाएगा सिंध पर। जो सिंध प्रांत है, सिंध प्रांत जो है, सिंध प्रांत इंग्लिश अधिकार में आ जाएगा। सिंध को अफगानी तूफान की पूंछ, एक्सेप्टेड क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाएगा। ये व्यक्ति है नेपियर ने कहा था सिंध क्षेत्र को अफगानी तूफान की पूंछ। नेपियर ने कहा था कि सिंध जो प्रांत है, सिंध क्षेत्र जो है वो अफगानी तूफान की पूंछ है और जो व्यक्ति इस पर अधिकार कर लेगा वो संपूर्ण अफगानी दबाव को और सारे आक्रमणों को प्रभावित करता रहेगा।
1842 से 1844 तक रहा एल्मब्रो। इसी के टाइम पीरियड में 1843 में एक महत्वपूर्ण कार्य हुआ, रविवार की छुट्टी। और एक काम हुआ महत्वपूर्ण, इसने दास प्रथा का अंत कर दिया। इन महत्वपूर्ण कार्यों के लिए लॉर्ड एल्मब्रो को जाना जाता है। इसके पश्चात लॉर्ड हॉर्डिंग 1844 से 1848 दो महत्वपूर्ण कार्य करेगा। इसके पश्चात अगला जो गवर्नर आएगा, गवर्नर जनरल चल रहे हैं लॉर्ड हॉर्डिंग। लॉर्ड हॉर्डिंग जो है 1844 से 1848 तक 4 वर्ष के लिए एक महत्वपूर्ण कार्य तो ये करेगा कि इसके टाइम में प्रथम आंग्ल सिख युद्ध होगा और इस युद्ध में भी अंग्रेज विजयी होंगे। यह 1845 में लड़ा गया है। और ये क्या काम करेगा, ये व्यक्ति नरबली को पूर्णतः प्रतिबंधित करेगा। और जो नरबली में संलिप्त पाया जाएगा उसके विरुद्ध एक्ट 5 में दंड का प्रावधान रखा जाएगा। ऐसा प्रावधान रखा लॉर्ड हॉर्डिंग ने। ठीक है बच्चों। इसके पश्चात लॉर्ड डलहौजी, नाम सुना होगा पहले भी। लॉर्ड डलहौजी आए 1848 से 1856। लॉर्ड डलहौजी का जो भारत में कार्यकाल रहा, इस कार्यकाल में कई कार्य डलहौजी ने नेगेटिव भी किए और कई कार्य पॉजिटिव। डलहौजी को अपनी हड़प नीति, या व्यापक नीति के कारण जाना जाता है। डलहौजी ने ये टॉपिक आपको करा रखा है। डलहौजी ने इस नीति को लगाकर जिन राज्यों के पास उनके वास्तविक उत्तराधिकारी नहीं थे उन राज्यों को हड़प लिया था। मैंने आपको बताया था सतारा, करौली, खुद अवध को इसने अवध को कुशासन का आरोप लगाकर हड़पा। और इसके टाइम में ही ये प्रथम आंग्ल सिख युद्ध था। इसी के टाइम में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध होगा बच्चों। और इस आंग्ल सिख युद्ध में डलहौजी विजय के पश्चात पंजाब को ब्रिटिश अधिकार में ले लेगा। पंजाब की रियासत कोई जीत लेगा। ये टॉपिक मैं आपको करा चुका हूं। और क्या करेगा, और यहां से कोयले वगैरह लंदन महारानी एलिजाबेथ के लिए भेजेगा। तो किताब ये कहती है कि एलिजाबेथ को स्वयं महाराजा दिलीप ने गिफ्ट के तौर पर यह हीरा भेंट किया है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के बाद द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के पश्चात ऐसा घटनाक्रम होगा। ठीक है। और क्या करता है, भारत में रेल के लिए महत्वपूर्ण कार्य है, रेल के लिए फेमस है। 1853 मुंबई से ठाणे के बीच में, ठाणे के मध्य,
डिस्टेंस है लगभग 34 किलोमीटर। इसी के टाइम पीरियड में रेल चली। डलहौजी महत्वपूर्ण इस बात की। और क्या होगा डलहौजी के टाइम पीरियड में? डलहौजी के टाइम पीरियड में ही टिकट, रेल टिकट, सॉरी रेल नहीं, डाक टिकट, डाक टिकट की शुरुआत होगी। और एक महत्वपूर्ण कार्य होगा 1848 से 56 तक रहा। 1853 में सिविल सेवा में भारतीयों को सम्मिलित करने की 1853 में भारतीयों को सिविल सेवा में परीक्षा की अनुमति, सिविल सेवा में भारतीयों को भारतीयों को सिविल सेवा में परीक्षा की अनुमति मिली 1853 के अधिनियम। 1853 में एक अधिनियम आया और उस अधिनियम के तहत भारतीयों को इसे 1853 का चार्टर एक्ट बोलते हैं, ठीक है। इसके तहत भारतीयों को इसमें इसी के अनुरूप 1800 ये परीक्षा फिलहाल 1853 में होगी लंदन में। जिस भारतीय को परीक्षा देनी है वो परीक्षा देने के लिए लंदन जाए। इसे प्रथम व्यक्ति जो भारतीय पास करेगा वो करेगा सत्येंद्रनाथ टैगोर। एक्सेप्टेड सवाल है, पूछ सकता है आपसे। और क्या करेगा? डलहौजी ने एक तार सेवा प्रारंभ की थी। आप शायद ना समझते हो तार सेवा क्या थी। ये कलकत्ता से आगरा के मध्य चलाई गई। इसमें ये होता था कि कोई भी संदेश अगर हमें भेजना है, तार इसलिए कहते हैं कि ये इलेक्ट्रिक माध्यम था। अगर हमें कोई संदेश कहीं प्रेषित करना है, भेजना है, तो आज हम मोबाइल से फोन कर देते हैं, हाँ भाई ये बात है। उस समय मोबाइल नहीं होते थे, उस समय पत्राचार का माध्यम केवल पत्र था, डाक के माध्यम से। लेकिन अगर हमें तात्कालिक कोई सूचना भेजनी है तो ये सेवा भारत में प्रारंभ से तार सेवा बोलते थे। ये इलेक्ट्रिक माध्यम से अपना संदेश आप भेज सकते थे और वो दूसरी तरफ जो संदेश था वो प्रेषित किया। तो ये सेवा भी भारत में प्रारंभ करने का जो चले जाएगा वो लॉर्ड डलहौजी को जाएगा। डलहौजी कई पॉजिटिव और कई नेगेटिव कार्य करने के लिए भारत में जाना जाता है। इस तरह से जो है डलहौजी को मामला खत्म। इसने जो है तोपखाना, एक्सेप्टेड सवाल है, एक राजधानी, इसने जो है तोपखाना, अपना जो है तोपखाना ये कलकत्ता से मेरठ लाया। कलकत्ता से मेरठ ले आया अपने तोपखाने को। और क्या किया? और शिमला में राजधानी बनाई। कैसी? गर्मी की, ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाई शिमला में। ये भी महत्वपूर्ण कार्य किसने किए? डलहौजी ने किए, ठीक है। डलहौजी के पश्चात कैनिंग आया 56 से 65 तक। कैनिंग भी अपने कई महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए जाना जाता है। डलहौजी के जो कार्यकाल में मैंने आपको बताई सिविल सेवा परीक्षा शुरू हुई थी 1853 में। और मैंने आपको बताया कि लंदन में 1853 में सिविल सेवा परीक्षा शुरू होगी। कोई भी जाकर उस परीक्षा को दे सकता है, ठीक है। इसके पश्चात जो है मैंने आपसे कहा था 1856 में आ गया लॉर्ड कैनिंग। ये वो नाम है जो प्रथम वायसराय भी बनेगा 1856 से 1862। एक्चुअली घटनाक्रम होगा इसी कार्यकाल में, और वो महत्वपूर्ण घटना है 1857 का संग्राम। जब ये घटना भारत में घटी और इसकी सूचना ब्रिटेन की संसद में पहुंची, तो ब्रिटेन की संसद ने ये मान लिया कि अब कंपनी भारत में शासन चलाने में सही तरीके से काम नहीं कर पाएगी।
तो ब्रिटेन की संसद ने शासन को क्राउन के अधीन कर दिया, शासन महारानी के क्राउन के अधीन हो गया, माने ब्रिटेन की संसद अब भारत में शासन चलाएगी। और इसका प्रभाव ये रहा कि ये 1857 का जो अधिनियम आया, इस अधिनियम में जो पद था गवर्नर जनरल का, अब वो वायसराय बन गया। संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल अब कहा जाने लगा वायसराय, और पहला व्यक्ति बना केनिंग। 1856 से 57 तक रहा, अंतिम गवर्नर जनरल है, याद रखिएगा, और ये पहला वायसराय भी बना। चलिए, आपसे पूछ सकता है कि 1857 की क्रांति के समय उस समय भारतीय गवर्नर जनरल कौन था, तो वो लॉर्ड कर्निंग था। और क्या किया, इससे पहले आपने देखा कि कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय है। अब ये होगा कि कलकत्ता जितनी भी न्याय व्यवस्था थी, उस पूरी न्याय व्यवस्था को ब्रिटेन की संसद ने नेग्लेक्ट कर दिया, और भारत में मद्रास, मुंबई एवं कलकत्ता में 3 उच्च न्यायालय की स्थापना। ये भी कौन कर रहा है, ये भी 1857 का अधिनियम ही कर रहा है, जो भारत की क्रांति के पश्चात आता है। ठीक है बच्चों, इन्होंने इससे पहले जो डलहौजी ने व्यापक नीति लगाई थी, उस व्यापक नीति को समाप्त कर दिया। स्थानीय न्यायालय की स्थापना कराई। सब कार्य केंद्र की कार्यवाही चल रहे हैं। इस काल में महत्वपूर्ण घटना हुई विधवा पुनर्विवाह 1856 में। विधवा पुनर्विवाह, विधवा पुनर्विवाह का भी 1856 में एक अधिनियम बना, जिसके तहत विधवाओं को पुनर्विवाह करने की अनुमति मिली, और जो व्यक्ति इसमें अवरोध पैदा करेगा उसे कानूनी दंड प्रदान किया जाएगा। इसमें एक भारतीय ने सहयोग किया, जिसका नाम है ईश्वरचंद विद्यासागर। ईश्वरचंद विद्यासागर की इस एक्ट को पारित कराने और विधवा पुनर्विवाह में महत्वपूर्ण भूमिका रही। इसके साथ ही एक पद महालेखा परिषद, पद का भी गठन। ये कार्य जो है सारे के सारे केनिंग के टाइम पीरियड के दौरान किए गए। प्रथम वायसराय थे, इसके पश्चात 1 वर्ष के लिए लॉर्ड एल्गिन, तो 1856 से 62, 1862 से 1863 1 वर्ष के लिए लॉर्ड एल्गिन आएगा। लॉर्ड एल्गिन 1862 से 1863। एल्गिन 1 वर्ष के कार्यकाल के दौरान एक बात के लिए जाना जाता है, इसने वहाबी आंदोलन का अंत किया था। अब ये क्या था, ये समझिए। हुआ ये कि उस दौरान भारत में वहाबियों द्वारा, एक वहाबी नाम की बात आता है, उन्होंने इस्लामिक विचारधारा में जो हजरत मोहम्मद साहब के बाद परिवर्तन हुए थे, उन सब परिवर्तन को दरकिनार करते हुए, और ये कहा था कि हम उन सब परिवर्तनों को मना करते हैं और इस्लाम को उसी रूप में स्वीकार करेंगे जिस रूप में हजरत मोहम्मद साहब ने किया था। इस प्रक्रिया के दौरान उन्होंने वहाबी आंदोलन भारत में चलाया था, और उस आंदोलन के दमन के लिए लॉर्ड एल्गिन को दंड दिया। इसके पश्चात लॉर्ड लॉरेंस आए। लॉर्ड लॉरेंस 1864
1864 से 1869, 5 वर्ष के। महत्वपूर्ण कार्य क्या किया इन्होंने? भूटान पर आक्रमण किया और एक बड़ा भूभाग अपने अधिकार में ले लिया। ये महत्वपूर्ण काम किया। लॉर्ड लॉरेंस ने साम्राज्य विस्तार की भूमिका को महत्व दिया। दूसरा, सिंध क्षेत्र में इसने अफगानियों के साथ कोई विवाद नहीं रखा। इसने अफगानियों के साथ निष्क्रियता दिखाई। क्षेत्र में निष्क्रियता दिखाई, जिसे इतिहास में शानदार निष्क्रियता के नाम से जाना जाता है। शानदार निष्क्रियता। ये कहा जाता है कि अगर ये सिंध क्षेत्र में सक्रियता दिखाता और युद्धों में उलझ जाता तो उत्तर भारत में और जो सेवन सिस्टर की का क्षेत्र है जिसमें ये साम्राज्य विस्तार करने में सफल रहा उसमें ये पूरी तरह विफल रहता। और एक समस्या थी, इस व्यक्ति ने अपने जीवन में 2 महत्वपूर्ण अकाल झेले। एक दक्षिण का अकाल जो पड़ा 1866 में, 66 में उड़ीसा क्षेत्र में, और एक अकाल झेला इसने दक्षिण का अकाल, और एक इसके टाइम में अकाल पड़ा बुंदेलखंड क्षेत्र में। बुंदेलखंड क्षेत्र में इसे आप मध्य भारत भी कह सकते हैं। बुंदेलखंड क्षेत्र में अकाल पड़ा और ये पड़ा 1868-69। ये 2 महत्वपूर्ण अकाल भी जिस व्यक्ति को अपने जीवन में झेलने पड़े हो तो वो जनता से होने वाली कमाई और कर के रूप में ही कमाई होती है। तो इसके गवर्नर के शासनकाल के दौरान इसके पास आर्थिक रूप से तंगी का सामना भी से करना पड़ा, या कंपनी को करना पड़ा या ब्रिटिश गवर्नमेंट को करना पड़ा। जो भारत से कर के रूप में उनके पास पैसा जा रहा था उसमें काफी अवरोध पैदा हुआ नेपाल के कारण। इस कारण से भी ये अफगानिस्तान क्षेत्र में लड़ाई करने में सक्षम नहीं था। इस कारण से उधर इसने निष्क्रियता दिखाई और लड़ाई से अपने आप को बचाए रखा। इसका फायदा ये हुआ कि अफगानी इसमें आगे नहीं हुए और उन्होंने इसकी ओर अपनी सक्रियता को पकड़ा। इसके साथ साथ एक समुद्री टेलीग्राम के लिए भी जाना जाता है। समुद्री टेलीग्राम सेवा भी इसने शुरू। इन महत्वपूर्ण योजनाओं के लिए जाना जाता है। इसके पश्चात बच्चों लॉर्ड मेयो 69 से 72। इसके पश्चात अगला ब्रिटिश गवर्नर आया लॉर्ड मेयो। 1869 से 1872। लॉर्ड मेयो कॉलेज के गठन के लिए एक तो उसने मेयो कॉलेज का गठन किया था, ठीक है। उसके साथ साथ इसी के टाइम पीरियड में 1872 में भारत में एक्सेप्टेड क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा संभावना इस क्वेश्चन की लॉर्ड मेयो से आने की। 1872 में भारत में प्रथम जनगणना शुरुआत हुई। इसी के समय में भारत में पहली जनगणना होती है बच्चों, और इसी ने भारत में कृषि विभाग का गठन भी किया। कृषि विभाग का गठन। एक्सेप्टेड सवाल जो यहाँ से बनेगा वो ये बनेगा कि भारत में प्रथम जनगणना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो वो व्यक्ति था। अब ध्यान रखना, गवर्नर का पद समाप्त हो गया। 1857 के पश्चात जो है वायसराय हो गया गवर्नर के पद का। उसके पश्चात बच्चों लॉर्ड
नॉर्थ पोल का है लॉर्ड नॉर्थ पोल। ये 1872 से 1886 तक का इनका कार्यकाल रहा। इनके कार्यकाल में उत्तर भारत एवं दक्षिण भारत में भयंकर अकाल पड़ा, भयंकर अकाल का सामना करना पड़ा। इनके कार्यकाल में स्वेज नहर को खोला गया। स्वेज नहर के खुल जाने से भारत और यूरोप के मध्य चलने वाले व्यापार में तेजी आई, जिससे ब्रिटेन को सीधा लाभ मिला भारत से होने वाले व्यापार, और जिस तरह से अंग्रेज भारत से व्यापार कर रहे थे उसमें तेजी आई। ये बेनिफिट भी नागपुर के कार्यकाल में हुआ। नागपुर ने घोषणा की, उसने घोषणा की कि सरकार अवैधानिक तौर पर भारतीयों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाएगी, और भारत की जनता को इस विश्वास में लिया कि सरकार अवैधानिक तौर पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाएगी, प्लस में अवैधानिक तौर पर भारत की जनता पर कोई अत्याचार भी नहीं करेगी। इस विश्वास के साथ घोषणा की नाथब्रुक ने। नाथब्रुक के कार्यकाल में ही प्रसिद्ध कूका आंदोलन भी नाथब्रुक के कार्यकाल के दौरान हुआ। ये महत्वपूर्ण घटना नाथब्रुक के कार्यकाल में हुई। इनके पश्चात लॉर्ड लिटन आए। लॉर्ड लिटन का जो कार्यकाल है वो 76 से 80 तक है। 1776 से 1780 तक है। सॉरी 1870 से 1880 तक का रहा। लॉर्ड लिटन को इतिहास में एक अच्छे निबंधकार, एक अच्छे कहानीकार के तौर पर जाना जाता है, और ऐतिहासिक क्षेत्र में इन्हें ओवन मेरिडियन के नाम से भी जाना जाता है। ये इनका लेखन के क्षेत्र का नाम है ओवन मेरिडियन। इन्हीं के टाइम में इन्हें भी अकाल का सामना करना पड़ा। इनके टाइम में भी भीषण अकाल पड़ा भारत में, जिसके कारण इनके द्वारा लगाए गए कर और भारतीयों को कर न दे पाने में असमर्थता के कारण एक भयंकर संघर्ष हुआ, जिसका सामना नहीं करना पड़ा। उसी के सुधार के लिए उन्होंने एक अकाल आयोग की स्थापना की। इन्होंने अकाल आयोग गठन किया लॉर्ड लिटन ने। लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में ही सिविल सेवा परीक्षा की अधिकतम आयु 19 वर्ष कर दी गई। आप जानते हैं प्रारंभ में सिविल सेवा परीक्षा की अधिकतम आयु 23 वर्ष थी। उसके पश्चात इसको 22 वर्ष किया गया। उसके पश्चात फिर 1 वर्ष कम करके 21 वर्ष, और लॉर्ड के कार्यकाल में इसे 19 वर्ष कर दिया गया। इसके पीछे अंग्रेजों की एक सोची समझी साजिश और रणनीति थी। होता यह था कि भारतीय जो विद्यार्थी थे वे इतनी कम आयु में ग्रेजुएशन पास नहीं कर पाते। इस कारण से बहुत थोड़े विद्यार्थी हैं जो 19 वर्ष से कम आयु में ग्रेजुएट हो पाएंगे, और उसके पश्चात फिर सिविल सेवा की तैयारी कर पाएंगे। तो अंग्रेजों ने सोची समझी रणनीति के तहत, ताकि भारतीय उच्च पदों पर आसीन न हो, इससे बचने के लिए इस आयु को 19 वर्ष कर दिया।
जिसमें भारत ने बहुत भयंकर विरोध इस चीज का होगा, और इसी के कार्यकाल में आया वर्नाकुलर एक्ट। ये एक प्रेस एक्ट था। इस एक्ट के तहत प्रेस को प्रतिबंधित कर दिया गया और प्रेस को अपना कोई भी आर्टिकल छापने से पहले उसकी पुष्टि अंग्रेज सरकार से करानी होती थी। हर जिले कलेक्ट्रेट से करानी होती थी कि कल हम ये विषय कल के अखबार में छापने वाले हैं, उसकी पहले पुष्टि होगी, और अगर अंग्रेज सरकार उसकी अनुमति देगी तो वो छप जाएगा। और अगर कोई अखबार सरकार के विरुद्ध छापने में दोषी पाया जाता है तो उस अखबार की प्रेस को बंद कर दिया जाएगा। साथ ही साथ उस अखबार के संपादक की सारी संपत्ति सरकार द्वारा जब्त कर दी जाएगी। ये भी वर्नाकुलर एक्ट के अंदर दिया गया था, जो लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में आया है। इसके साथ साथ ही सशस्त्र अधिनियम भी लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में। लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में ही महारानी एलिजाबेथ को केसरे हिंद की उपाधि, ये महत्वपूर्ण कार्य जो है लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में हुए। इनके पश्चात लॉर्ड रिपन आए। लॉर्ड रिपन का कार्यकाल 1880 से 1884, 4 वर्ष का कार्यकाल लॉर्ड रिपन का रहा। लॉर्ड रिपन ने आते ही जो 2 महत्वपूर्ण कार्य, एक सिविल सेवा परीक्षा की आयु जो 19 वर्ष करती गई थी लॉर्ड रिपन द्वारा, और एक वर्नाकुलर एक्ट, इन 2 चीजों को वापस किया। पहला महत्वपूर्ण कार्य क्या किया? पहले सिविल सेवा परीक्षा की अधिकतम आयु पुनः 19 से 21 वर्ष की गई, एक महत्वपूर्ण कार्य। प्लस दूसरा कार्य वर्नाकुलर एक्ट को समाप्त कर दिया। लॉर्ड रिपन को भारत का उद्वारक कहा, नाइटिंगेल ने। एक्सेप्टेड सवाल पढ़ेगा, पूछेगा तो रिपन को ही नाइटिंगेल ने भारत का उद्वारक कहा। आपसे पूछ सकता है कि किस वायसराय को भारत का उद्वारक कहा जाता है, तो लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। और इसे ही स्थानीय स्वशासन, इसने स्थानीय स्वशासन की शुरुआत, ये महत्वपूर्ण कार्य जो है लॉर्ड रिपन ने किए। इसके साथ साथ पहली स्थायी जनगणना, आप जानते हैं पहली जनगणना जो है वो 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में शुरू हुई, जनगणना की शुरुआत। और स्थायी जनगणना प्रत्येक 10 वर्ष के पश्चात वो होगी लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में, ये होगी 1882। स्थायी जनगणना, ध्यान रखना, प्रथम जनगणना जब कहेंगे तो लॉर्ड मेयो काल की है 1872, लेकिन स्थायी जनगणना रहेगी स्थायी जनगणना। और उसके पश्चात भारत में प्रत्येक 10 वर्ष के पश्चात जनगणना प्रारंभ हो गई। ये इसका श्रेय भी लॉर्ड रिपन हो जाता है बच्चों। इसके पश्चात लॉर्ड डफरिन आए 1880 से 1884 तक।
पश्चात अगले जो गवर्नर आए वो आए लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन का कार्यकाल 1884 से 1888 तक। इनके कार्यकाल में तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध लड़ा गया। पहले महत्वपूर्ण घटना है तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध। इस युद्ध में अंग्रेज विजयी हुए और इस विजय के पश्चात बर्मा पर पूर्ण अधिकार हो गया अंग्रेजों को। इससे पहले आपने देखा प्रथम और द्वितीय आंग्ल युद्ध में बर्मा के कुछ क्षेत्र को अंग्रेजों ने अपने आधिपत्य में ले लिया था और इस युद्ध के पश्चात अंग्रेजों ने बर्मा को पूरी तरह से बर्मा को पूर्णतः अंग्रेजी अधिकार में ले लिया गया। आप देख रहे हैं कि अब वो टाइम पीरियड किसी बीच में आ गया 1884 से 1888 के बीच में 1885 घटना आती है जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन होता है। कांग्रेस का गठन मुंबई में 1885 में A.O. ब्यूक द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किया गया। इनके पश्चात अगले लॉर्ड जो है लॉर्ड लैंसडाउन का कार्यकाल 1888 से 1894 तक का। इनके कार्यकाल में द्वितीय कारखाना अधिनियम महत्वपूर्ण घटना हुई। दूसरा कारखाना अधिनियम इन्हीं के कार्यकाल में आया। इस कारखाना अधिनियम की कुछ विशेष अधिनियम थे। इसमें एक नियम यह बनाया गया कि 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों कम आयु के बालकों को कारखाने में कार्य से प्रतिबंधित कर दिया गया। यदि कोई 7 वर्ष से कम आयु का बच्चा कारखाने में कार्य करेगा तो इसके लिए कारखाना मालिक को दंडनीय अपराध दिया जाएगा। ये एक्ट जो है कारखाना दूसरा अधिनियम के तहत आया। साथ ही साथ इसमें एक कोज भी आया, एक कंडीशन ये अप्लाई करती है कि इस नियम से बाहर रखा जाएगा चाय, कॉफी और नील। इन 3 प्रकार की कृषि में इस नियम से बाहर, इन 3 क्षेत्रों में 7 वर्ष से कम आयु का बच्चा अगर कार्य करता है तो उसे अपराध नहीं हो सकता। ये कंडीशन लगा दी गई। प्लस में महिलाओं को 12 घंटे की कार्य अवधि का श्रम दिया गया। ये भी नियम बनाया गया है कि महिलाएं जो है 12 घंटे से अधिक समय के लिए कार्य नहीं करेगी। महिलाओं को 12 घंटे से अधिक समय तक कार्य नहीं करने पर प्रतिबंध। साथ ही एक दिन का कार्य अवकाश, जिसे साप्ताहिक अवकाश कहते हैं, भी प्रारंभ कर दिया गया। ये सभी कारखाना में कार्य करने वाले श्रमिकों के लिए बनाया गया नियम था और ये नियम कई हद तक भारत में बहुत अच्छे तरीके से कार्य करता है। इनके पश्चात लॉर्ड एल्गिन आए।
लॉर्ड एल्गिन। लॉर्ड एल्गिन का कार्यकाल 1894 से 1899 तक। लॉर्ड एल्गिन ने अपने कथन में कहा, लॉर्ड एल्गिन ने अपने कथन में ये कहा कि भारत को तलवार के बल पर जीता गया है और तलवार के बल पर ही यहाँ स्वयं शासन बनाए रखा जा सकता है, या तलवार के बल पर ही यहाँ शासन किया जा सकता है। आपसे पूछ सकता है कि कथन किसका है, कि एल्गिन का कथन था कि भारत को तलवार के बल पर जीता गया है। एवं तलवार के बल पर ही यहां शासन संभव है। ये कथन लॉर्ड एल्गिन का ही था। लॉर्ड एल्गिन के कार्यकाल में ही भारत ने एक भयंकर अकाल का सामना किया। इसी के कार्यकाल में ही भारत में भयंकर अकाल पड़ा। इसके पश्चात 1899 इसके पश्चात भारत में एक महत्वपूर्ण गवर्नर, जो भारत में एक महत्वपूर्ण घटना के लिए जिम्मेदार माना जाएगा, लॉर्ड कर्जन। अगला जो गवर्नर भारत में आया, गवर्नर जनरल या वायसराय कहिए आप, वो आया लॉर्ड कर्जन। और लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल रहा 1899 से 1905। कर्जन को भारत में टंकन अधिनियम की स्थापना के लिए जाना जाता है। उसके साथ साथ इसने क्या किया, पत्र मुद्रा अधिनियम, पत्र मुद्रा अधिनियम। कर्जन ने वो क्या किया, भारत में रेलवे आयोग, सिंचाई आयोग, एवं पुलिस आयोग का गठन किया। और क्या किया, भारत पुरातत्व विभाग, भारत पुरातत्व विभाग का गठन किया। और 1905 में पूषा में कृषि अनुसंधान, 1905 में पूषा में कृषि अनुसंधान की स्थापना। इन सभी कार्य, ये सारे के सारे कार्य ऐसे थे कर्जन के जो भारतीय तथ्यों में सकारात्मक माने जाएंगे। उसने अपने जीवन काल में, अपने कार्यकाल में एक कार्य ऐसा किया जो भारत की दृष्टि से नकारात्मक तौर पर जाना जाएगा, और जिसके लिए कर्जन को जाना जाता है वो है बंगाल का विभाजन। बंगाल का विभाजन 1905। कर्जन इसी के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। उसने बंगाल को दो हिस्सों में बांट दिया, एक हिस्सा पूर्वी बंगाल और एक हिस्सा पश्चिमी बंगाल। इस बात को कर्जन ने हिंदू और मुस्लिम आबादी को ध्यान में रखते हुए किया। पूर्वी बंगाल वो हिस्सा हो गया जिसमें असम और ढाका तक का क्षेत्र, जिसकी राजधानी को ढाका बनाया गया, और पश्चिम बंगाल वो जो वर्तमान बंगाल है उसका कुछ हिस्सा पश्चिम बंगाल में जोड़ दिया गया, जिसका भारत में पुरजोर विरोध हुआ। इसके पश्चात अगले वायसराय के तौर पे भारत में आए लॉर्ड मेंटो। लॉर्ड मेंटो का कार्यकाल 1905 से 1910। बंगाल विभाजन पर हो रहे विरोध के साथ साथ भारत में उन दिनों मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। तो ये किसके कार्यकाल में हुई,
ये हुई लॉर्ड मिंटो का कार्यकाल। उसके साथ साथ कांग्रेस का विभाजन भी, कांग्रेस का विभाजन कब? 1907 में। गरम दल और नरम दल, दो दलों में कांग्रेस का विभाजन भी लॉर्ड मिंटो के कार्यकाल में हुआ। लॉर्ड मिंटो के कार्यकाल में ही मार्ले मिंटो सुधार आया। मार्ले मिंटो सुधार, जो हिंदू और मुस्लिम, जो लॉर्ड कर्जन के द्वारा बांटे गए लोगों के तथ्य में था, उसी में मुसलमानों को अपनी आबादी के क्षेत्र आधार पर निर्वाचन अधिकारों के साथ मार्ले मिंटो सुधार लेकर आया। इसके काल में, लॉर्ड मिंटो के काल में। और इसके पश्चात अगला जो लॉर्ड आया वो आया लॉर्ड हॉर्डिंग। अगला वायसराय आया लॉर्ड हॉर्डिंग सेकंड। लॉर्ड हॉर्डिंग सेकंड ने जो 1905 में कर्जन ने किया था बंगाल का विभाजन, उसका समापन कर दिया गया। इसका टाइम पीरियड है 1910 से 1916। कई महत्वपूर्ण कार्यकाल इसके कार्यकाल में काम उसके कार्यकाल में होंगे। पहला है बंगाल के विभाजन को रद्द कर दिया। वास्तविकता ये है कि बंगाल का विभाजन लॉर्ड हॉर्डिंग ने रद्द करके, लॉर्ड हॉर्डिंग ने उन दिनों दिल्ली में जॉर्ज पंचम को बुलाया और दिल्ली में लगाया दिल्ली दरबार। दिल्ली दरबार किसने? लॉर्ड हॉर्डिंग ने। और ये दिल्ली दरबार लगाया था जॉर्ज पंचम के लिए, जो महाराज से ब्रिटेन थे। उनको आमंत्रित किया। उन्होंने आमंत्रण के पश्चात बंगाल के विभाजन को रद्द कर दिया। बंगाल का विभाजन रद्द करने के साथ साथ दिल्ली को, ये घटना है 1911 की, दिल्ली को भारत की राजधानी बनाने का प्रावधान पेश कर दिया। दिल्ली को भारत की राजधानी बनाना। ध्यान रखिएगा, ये प्रावधान आया 1911 में, लेकिन दिल्ली राजधानी कब बनी? दिल्ली राजधानी बनी 1912 में। राजधानी बनी दिल्ली 1912 में। एक्सेप्टेड सवाल बनेगा, आपसे पूछेगा तो कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। आपको बताना है कि दिल्ली जो है 1912 में भारत की राजधानी बनी। उसके पश्चात महत्वपूर्ण घटना ये होगी कि 1912 में दिल्ली बनी। 28 जुलाई 1914 को प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। यह भी आपसे पूछ सकता है कि प्रथम विश्व युद्ध किस लॉर्ड के कार्यकाल में हुआ? तो ये हुआ लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में 28 जुलाई 1914 को। इनके पश्चात लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से 1921 अगले गवर्नर के तौर पर आए। अगले गवर्नर के तौर पे आए लॉर्ड चेम्सफोर्ड। इनके कार्यकाल में लखनऊ अधिवेशन हुआ। लखनऊ अधिवेशन को भारतीय इतिहास में भारतीय की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। ये वो अधिवेशन है जहां मुस्लिम लीग और कांग्रेस एक साथ आ गए। ये वो अधिवेशन है जहां नरम दल गरम दल भी एक साथ आए। इसलिए भारतीय इतिहास में लखनऊ अधिवेशन को बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। इन्हीं के कार्यकाल में प्रथम पूना महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। बच्चों इतिहास में
पूना विश्वविद्यालय की स्थापना का श्रेय जो है वो चेम्सफोर्ड को जाता है। उसके साथ साथ सैडलर आयोग, शिक्षा का सैडलर आयोग है, सैडलर आयोग का गठन भी चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में हुआ। 1916 से 1921 के बीच में एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक्ट आया जिसे भारत में काला कानून की संज्ञा दी गई। यह आया 1919 का रोलेट एक्ट। तो आपसे पूछ सकता है कि रोलेट एक्ट शासनकाल में, चेम्सफोर्ड के शासनकाल में भारत में काला कानून रोलेट एक्ट आया। काला कानून ये कानून था जिसमें किसी भी भारतीय को बिना किसी सुनवाई, बिना किसी वैधानिक अधिकार के तहत जेलों में डाला जा सकता है और उसे सजा भी दी जा सकती है। इसका भारतीयों ने विरोध किया और एक विरोधी घटना के कारण ही पंजाब में, जब पंजाब के दो प्रमुख नेता राजपाल और सैफुद्दीन किचलू, इन दोनों व्यक्तियों को ब्रिटिश सरकार ने गिरफ्तार कर लिया रोलेट एक्ट के तहत, बिना दलील, बिना अपील। तो इसका भारतीयों ने विरोध किया और उस विरोध को करने के लिए कुछ लोग जल्दी वाले बाग में इकट्ठे हुए और उस बाग में घटना घटी 13 अप्रैल 1919। घटना का नाम है जलियांवाला बाग कांड। ये घटना भी चेम्सफोर्ड के कार्यकाल के दौरान 1919 में घटी। इस घटना में सेना के कमांडर ने वहां जलियांवाला बाग में एकत्रित लोगों पर अंधाधुंध गोली चला दी और जिसमें भारतीय आंकड़ों के अनुसार 2000 से अधिक व्यक्तियों की हत्या हुई। हत्या करने वाला सेना का कमांडर जो था वो जनरल डायर था। जनरल डायर के आदेश पर यह घटना घटी और जिसका भारत में पुरजोर विरोध हुआ, जिसमें महात्मा गांधी ने केसरे हिंद की उपाधि वापस लौटा दी, रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि लौटा दी और बहुत सारे भारतीयों ने इस घटना का पुरजोर विरोध किया। इस प्रकार से जो है चेम्सफोर्ड के कार्यकाल की 4 से 5 महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। इसके पश्चात बच्चों हमने 2 पार्ट में यहाँ तक हमने पहले पार्ट में गवर्नर पढ़े, दूसरे पार्ट में हमने गवर्नर पढ़े हैं 21 तक, और ये समझते हुए कि एक पार्ट ज़्यादा बड़ा ना हो जाए, इसके पश्चात के जो गवर्नर हैं हम उन्हें तीसरे पार्ट में आपके सामने लेकर आएंगे। आशा करता हूँ कि ये लेक्चर आपके लिए उपयोगी सिद्ध रहा होगा और यहाँ तक आपने वीडियो ध्यान से देखी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।